Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss the numericals related to Nast equation. जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एनोडिक चैम्बर है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ये कैथोडिक चैम्बर है जहाँ रिडक्शन होता है, ये सॉल्ट ब्रिज है। इसमें आपका जिंक मेटल एज ए एनोड लिया गया है, कॉपर एज ए कैथोड लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट है। तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नस्ट इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपको एक और चीज़ जानना होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, ये तो आपको फिगर में दिखाया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन इसका एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसको जानना जरूरी है। तो पहले मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं इस सेल रिप्रेजेंटेशन में। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, फर्स्ट एनोडिक रिएक्शन इज सिंबलाइज। फर्स्ट एनोडिक रिएक्शन इज symbolized then that of cathodic reaction। तो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन क्या है, जिंक से आपका क्या होगा, जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा जिंक आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेचुरली यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा और इसको हम लोग सिंबलाइज कैसे करते हैं, पहले जिंक है तब आयन है, दैट इज एक्वस फॉर्म, और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का इंडिकेशन हुआ तो जिंक ऑब्लिक Zn2+। देन कैथोडिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर है, वहाँ सरफेस में कॉपर 2+, जो है इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें सारा कॉपर 2+ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल होगा। ये कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो इसका सिंबल कैसे करेंगे, मेटल आयन टू मेटल है, ऑक्सीडेशन में क्या है, मेटल टू मेटल आयन, यहाँ मेटल आयन टू मेटल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कॉपर 2+ से आपका कॉपर में करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ, फर्स्ट एनोडिक रिएक्शन इज सिंबलाइज देन दैट ऑफ कैथोडिक रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट में बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक symbolization, parallel line is used। parallel line, ये पैरेलल लाइन इज यूज्ड, ये किसका सिंबल है, फॉर सॉल्ट ब्रिज, फॉर सॉल्ट ब्रिज। तो बीच में हमारा ये पहले एनोडिक सिंबल है, ये कैथोडिक है, दोनों के बीच में हम लोग ये पैरेलल लाइन दे देंगे। तो अब थर्ड पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं, concentration of each electrolytic substance is indicated besides its metallic ion। जैसे आपका इसका कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ होगा, इसका कुछ होगा, तो ये मेटलिक आयन ये है, तो इसके बगल में हम लोग कंसंट्रेशन इंडिकेट करते हैं। तो जैसे इसको हम दिखाना चाहेंगे तो Zn/Zn2+, इसका मान लीजिए M1 कंसंट्रेशन है, ये बीच में पैरेलल लाइन हुआ, एंड फिर कॉपर 2+, इसके बगल में हम कंसंट्रेशन M2 मान लिए, और ऑब्लिक कॉपर ये हुआ। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू is written
to right side of cell representation, cell representation. जैसे ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसका इस सेल राइट साइड में इधर आपका ईएमएफ वैल्यू लिखा होगा आपका, ये आपका रूल में है तो इसको ध्यान में रखना है। इसको इसलिए याद रखना है, कभी कभी क्या है कि आपको रिएक्शन दिया होगा, सेल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन लिखा होगा और आपको बोलेगा कंस्ट्रक्ट द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको जो तरीका बताया गया उसके आधार पे आपको लिखना है और साथ में जब न्यूमेरिकल दिया होगा और सॉल्व करना होगा तो आपको पहले जानना होगा कौन एनोडिक है और कैथोडिक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिफ्थ में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of both electrode will be retained below to cell representation, below to cell representation. ओके तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन का कुछ तरीका है लिखने का, इंडिकेट करने का, तो आप उसको जान लिए। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल से पहले आप नस्ट इक्वेशन जो फार्मूला है आप उसको याद करना पड़ेगा। पहले सिलेबस में डेरिवेशन भी था नस्ट इक्वेशन का, लेकिन अब भी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो पहले जैसे एक चैम्बर में एक रिएक्शन होता है, दूसरा में एक में ऑक्सीडेशन, दूसरा में रिडक्शन, तो हर चैम्बर वाला रिएक्शन को हम हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं और दोनों को मिला के वो आपको सेल रिएक्शन हो गया। तो हम लोग पहले नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन लिख लेता हूँ, हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको याद रखना है आपको। ई मेटल जैसे आपका है रिडक्शन हो रहा है तो Mn प्लस यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, N इलेक्ट्रॉन गेन किया और मेटल हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे E रेड इक्वल E नॉट रेड माइनस 0.059 बाय N और 1 बाय लॉग 1 बाय concentration of metallic ion और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। फॉर ये आपका हो गया फॉर रिडक्शन। अब फॉर ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये आपका ई ऑक्स, ये आपका मेटल आयन, आपको मेटल से मेटल आयन में आपको ब्रेक करेगा और N इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको लिखना होगा E ऑक्स इक्वल E नॉट ऑक्स माइनस 0.059 बाय N लॉग और ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो ये आप हाफ सेल रिएक्शन का जाने। अब मान लो कि आपका सेल रिएक्शन है तो वहाँ आपको ये रिलेशन आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और इसको ई सेल से भी जानते हैं। तो ई सेल ईएमएफ इक्वल आप पिछले क्लास में आप जान चुके हैं, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स, ये आप जानेंगे। या ये आप स्टैंडर्ड अभी मत लिखिए, ई सेल इक्वल यहाँ स्टैंडर्ड रहेगा तो यहाँ स्टैंडर्ड होगा, यहाँ सिंपल ई सेल होगा तो यहाँ भी ये होगा। तो आप ये ईएमएफ वैल्यू आपका ई रेड माइनस ई ऑक्स आया ये फार्मूला। फिर यहाँ से आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन में मान लो रिएक्शन जनरल वे में A प्लस बी है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरा का रिडक्शन हो रहा है, तो आपको यहाँ से आपको C&D आपका रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना। तो अब ये कंप्लीट सेल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होता हो, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ईएमएफ और ई सेल इक्वल ई नोट या ई नोट रेड माइनस ई नोट ऑक्स लिख देते हैं,
और माइनस 0.059 बाय एन लॉग। अब ये प्रोडक्ट पहले यहाँ नेगेटिव होगा तो पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, यदि ये पॉजिटिव लिखेंगे तो पहले रिएक्टेंट लिखना होगा। ये तो एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई एक फॉर्मेट को ध्यान में रखना है ताकि गलती ना हो। दोनों ये आप लिखेंगे तो ये आपको सेल रिएक्शन के लिए आपको नस्ट इक्वेशन हुआ, तो ये आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। वो पहले वाला आपका हाफ सेल रिएक्शन के लिए था फॉर्मूला, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, सेल रिएक्शन के लिए आपका हो गया, यानी दोनों चैम्बर का हो गया। तो ये इसको हम लोग ई नोट रेड माइनस ई नोट और उसको शॉर्ट में हम लोग ई नोट भी लिखते हैं 0.059 बाय एन लॉग। अब इसमें कुछ और फॉर्मूला थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूं ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल बनाने में आपको कुछ असुविधा ना हो। जैसे वो सेल रिएक्शन में आपको रिवर्सिबल है, ये तो आप जान रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको रिएक्शन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को। Q इक्वल हम लोग लिखते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में C D स्मॉल c स्मॉल d एंड कैपिटल A कैपिटल B। और इसी को यदि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया तो Q को, ये हुआ रिएक्शन क्वोशेंट, और इसी को हम लोग Kc से भी लिखते हैं हम लोग जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो जब किसी भी सेल रिएक्शन में जब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम वैल्यू हो जाएगा तब तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, तब हम लोग जान जाएंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन आपका एट इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो जब एट इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हमारा इमेप वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं वो ई रेड माइनस ई ऑक्स है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, यानी इमेप का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। आप नोट कर लीजिए, एट इक्विलिब्रियम आपका जीरो हो जाएगा, तब हमारा यही आपका जीरो वैल्यू हो गया और ये ई नोट हो गया माइनस 0.059 बाय एन लॉग, और इसको आप Kc लिख सकते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो आपको ये रिलेशन आ जाएगा, तब फिर ये रिलेशन क्या आ जाएगा, एन ई नोट बाय 0.059 इक्वल क्या हो गया, लॉग Kc। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग एन ई नोट बाय 0.059, ये आपका। तो कभी कभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो ये आप रिलेशन याद रखिए। आप देखिए नस्ट इक्वेशन में आपको कितने टर्म है, इमेप है, ई नोट रेड, ई नोट ऑक्स है, ये दो यहाँ टर्म हो गया और यहाँ आपका कंसंट्रेशन हो गया। तो न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ 3 टर्म आ रहा है, तो 2 टर्म तो एटलीस्ट आपको दिया होगा बुक में, और तो तीसरा टर्म आपको पूछेगा। तो यदि ये दोनों दिया हो और यहाँ कंसंट्रेशन किसी का पूछेगा तो आपको लॉग और एंटी लॉग। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान में जरूर रख लीजिए कि यदि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रिलेटेड टू नस्ट इक्वेशन तो आपको लॉग टेबल आपको देखने आना चाहिए, सिंपल लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको देखने आना चाहिए। तो यदि ये लॉग टेबल देखने नहीं आ रहा है, ये बोर्ड एग्जाम में भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, और हर एक स्टूडेंट को लॉग और एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत फिर केमिकल काइनेटिक्स में भी पड़ेगा। तो बहुत सा जगह में आपको बहुत सा स्टूडेंट को नहीं आता रहता है तो आपको अनसॉल्व छोड़ देता है बोर्ड एग्जाम में। आपको चूंकि उसको आगे है से लॉग टेबल देखने नहीं आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन में लास्ट में छोड़ देता है। तो मार्किंग स्कीम में क्या है, फार्मूला में आपको मार्क्स है हाफ मार्क्स, फिर वैल्यू एग्जैक्टली सही पुट किए तो उसमें मार्क्स है, फिर बाकी मार्क्स जो आपको है कंप्लीट सॉल्विंग के लिए है। इसलिए न्यूमेरिकल आपका 3 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो आपको पूरा मार्क्स पाने के लिए आपको लॉग और एंटी लॉग जानना जरूरी है, अदरवाइज इसके बगैर आपको कहीं जरूरत पड़ जाएगा लॉग का और एंटी लॉग का तो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा सजेशन है
कि हर एक स्टूडेंट को लॉग और एंटी लॉग टेबल देखने आना चाहिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दो फार्मूला हुआ, एक सेल नस्ट इक्वेशन से ये, और एक रिलेशन जान लीजिए आप। एक रिलेशन, जब रिएक्शन फिजिबल हो तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी इक्वल जो आपका है NF नोट आपको लिख सकते हैं, ई सेल लिख सकते हैं या इमेफ भी लिख सकते हैं, NF इमेफ। तो यहां आपका हियर F जो है आपको फैराडेज का रिप्रेजेंटेशन है, और 96,500 कूलम इक्वल 1 फैराडे होता है। इसके आगे भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए ऐसे याद रख लीजिए। अभी यहाँ n जो है नंबर ऑफ लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ लूज एंड और गेन इलेक्ट्रॉन है इन बैलेंस इक्वेशन, याद रखेंगे। और इमेफ तो आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पिछले क्लास में इसको हम समझा चुके हैं। तो जैसे कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल जी हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव इसलिए दिया गया है कि जो आपको रिडॉक्स है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, दैट इज वर्क डन, द एनर्जी फ्री टू प्रोसीड द यूजफुल वर्क। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सभी लोग जानते हैं। और यहां पर फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जो आयन जो है आपको चार्ज कैरी कर रहा है। तो एक आयन में मान लीजिए यहां पर ही पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो यहां पर n आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में जो भी चार्ज है उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, NF। तो 1 मोल में कितने चार्ज होता है, 96,500 कूलम। 1 मोल यदि आयन कैरी कर रहा है, 1 मोल में वहां पर जो 96,500 कूलम लिखते हैं, इतने चार्ज फ्लो होता है एक ओर से दूसरे ओर। तो उसमें n नंबर ऑफ आयन होगा तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज का हो रहा है एक ओर से दूसरे ओर, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, NF। और फोर्स यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसलिए, और चूंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं। तो आप समझ गया होगा डेल जी इक्वल माइनस NF इमेफ क्यों लिखते हैं, तो कैसे आया ये भी समझ गया होगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू होगा तो इमेफ वैल्यू आप जान जाएंगे, या इमेफ वैल्यू दिया हुआ है तो गिब्स फ्री एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे, और गिब्स फ्री एनर्जी दिया है तो इमेफ वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये भी फार्मूला आपकी जरूरत का है। तो अब चलते हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आपका जो रिलेटेड इक्वेशन था वो हम डिस्कस कर दिया हूँ। अब यहाँ आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, calculate the EMF of the following cell representation. Calculate the EMF of the following cell representation. तो यहाँ हम लिया क्रोमियम टू क्रोमियम 3+ 0.01 मोलर पैरेलल लाइन, और यहाँ आप ले लीजिए कॉपर ही ले लीजिए, कॉपर 2+ और कंसंट्रेशन 0.001 मोलर हो गया सपोज, और ये कॉपर हो गया। ठीक है, आपको तो ईएमएफ निकालना है इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। और इसका क्रोमियम 3+ E0 ऑब्लिक क्रोमियम का वैल्यू है -0.74 वोल्ट, और E0 कॉपर 2+ एंड कॉपर का वैल्यू सपोज मान लीजिए +0.34 वोल्ट है।
तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और आपको निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ तरीका बताऊंगा वैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिस्टेक होने से बचेंगे। कहाँ कहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो आपको बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले आप जनरल रिएक्शन आप क्या जानते हैं, ए प्लस बी है, स्मॉल ए बी, और रिएक्शन होके सी और डी प्रोडक्ट बनाया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, ई सेल इक्वल ई नोट माइनस 0.059 बाय एन लॉग सी डी ए एंड बी। तो अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ कहाँ करता है। एक ये ई नोट का जो वैल्यू है आपका, ई नोट बराबर सब मालूम है, ई नोट रेड माइनस ई नोट ऑक्स। तो यहाँ वैल्यू पुट करने में मिस्टेक करता है, साइन में गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहता है, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दोनों रहेगा, कभी आपको रिडक्शन, हमेशा दोनों एक में रहेगा। जबकि एक में यहाँ ऑक्सीडेशन होता रहता है, एक का रिडक्शन होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा और दोनों, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा। तो एक यहाँ पर वैल्यू निकालने में मिस्टेक करता है। और ये n जो है नंबर ऑफ लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन, लोग स्टूडेंट ये +3 देख के वहाँ 3 लिख देता है, सोचता है कि ये 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कभी क्या करेगा, 2+ है तो सोचेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करने में मिस्टेक करता है, साथ में आपका ई नोट वैल्यू निकालने में मिस्टेक करता है। और ये जो पावर देख रहे हैं आप, ये पावर में भी आपको स्टूडेंट लोग सही नहीं लिख पाता है, क्योंकि यहाँ तो जनरल फॉर्म में है, यहाँ क्रोमियम है, कॉपर है, किसमें कितना पावर लगेगा यहाँ पर मिस्टेक करता है। कुछ लोग तो सिर्फ क्रोमियम वगैरह ये सब लिख देता है, पावर रेज ही नहीं करता है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान से देखेंगे और उसी तरह से यदि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये तीनों मिस्टेक से बच जाएंगे। और यदि आप बुक के आधार पे, बुक के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अक्सर मिस्टेक होता रहेगा। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं आप कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखें उस तरह से। तो पहले ये एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोडिक में क्या था, क्रोमियम से क्या हो गया, क्रोमियम 3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। फिर दूसरा क्या था, कॉपर था, कॉपर 2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर आया। तो दोनों ही रिएक्शन लिख लिया जो सेल रिप्रेजेंटेशन में दिया है। अब आपको समझना है कि ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहाँ वैल्यू क्या दिया है, क्रोमियम 3+ ऑब्लिक क्रोमियम दिया है, ये रिडक्शन का है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको पहले भी बता चुका है, फॉर सेम मेटल द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यहाँ हमको लिखना है बगल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन न्यूमेरिकल डाटा में क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप साइन चेंज करके लिख दीजिए 0.74 वोल्ट, वहाँ माइनस में दिया है, आपको 0.74 वोल्ट लिख दीजिए। फिर इसमें कॉपर में ये तो रिडक्शन हो रहा है, वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल में ही है, तो 0.34 वोल्ट हो गया। तो ये दो इक्वेशन मिला। तो आप किसी भी रिएक्शन में जितना लूज करता है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, एक जितना लूज करेगा दूसरा उतना गेन करेगा। अब दिखा रहा है 3 लूज और ये 2 गेन का दिखा रहा है, तो ये संभव नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दें 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 6, तो नंबर ऑफ लूज गेन कितना हो गया, 6। तो n का वैल्यू कितना लिखना है, 6, ना कि 3 और ना 2 लिखना है, ये इसका बैलेंस इक्वेशन वाला लिखना है। दूसरा आपको यहाँ ध्यान देना है
किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स वैल्यू होता है, चाहे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए इक्वेशन को, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो फिक्स होता है। तो यहाँ अलजेब्रिक रूल यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे पे मल्टीप्लाई करें, पूरे पे करेंगे एक्सेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को छोड़कर, ये ध्यान में रखना है। अब इसको बैलेंस इक्वेशन रिजल्टेंट लिख लीजिए, ट्वाइस क्रोमियम प्लस थ्राइस कॉपर 2 प्लस ये लूज गेन कैंसिल हो गया और 2 क्रोमियम एंड 3 कॉपर। अब ये प्लस 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 है, यहाँ आपको अलजेब्रिक रूल फॉलो करना है, दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे तो प्लस में ही आएगा। तो ये आपका 448 हो गया, 108 तो आपको 1.08 वोल्ट हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगा वो दैट इज द ई नोट। तो आपका ये वैल्यू आपका बिना साइन मिस्टेक हुए आपको सही सही यहाँ आ जाता है। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं होगा कब माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे, यहाँ एज इट इज जो वैल्यू आएगा वही वहाँ लिख देना है। तो 2 मिस्टेक से इस तरह से बच जाएंगे। तीसरा मिस्टेक जो पावर रेज करने का है, अब आपके सामने देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया है 2 3 2 3, जिसके जो कोफिशिएंट है उतना पावर रेज कर देंगे। तो अभी आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी और डी मान लीजिए। अब वहां पर वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर लिखना है रिलेशन। तो ई सेल फार्मूला में आप इसको निकालना है। अब ई नोट के जगह पहले आप एक बार लिख लीजिए, ई नोट माइनस 0.059 बाय एन एंड लॉग। अब सी डी ये हो गया सी डी, तो क्रोमियम 3 प्लस टू द पावर 2 एंड कॉपर टू द पावर 2 हो गया, नहीं ये आपको 2 हो गया, ये 3 हो गया, बाय आपका क्रोमियम पर पावर 2 हो गया एंड कॉपर 2 प्लस पर पावर 3 हो गया। तो आप देखिए पावर कितना आना चाहिए अकॉर्डिंगली यहाँ आपका आ गया है, यानी ये पावर रेज करने का मिस्टेक जो होता है स्टूडेंट का वो भी आपको दूर हो जाएगा। अब आपके सामने सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। एक चीज और जान लीजिए, कोई भी मेटल का, सॉलिड मेटल का कंसंट्रेशन हम लोग यूनिट लेते हैं और एक्वस फॉर्म जो है उसका तो वैल्यू आपको डाटा में प्रोवाइड किया होगा। तो ई नोट जो वैल्यू आया है वहां पर अभी आपको कैलकुलेट किया था आपका 0.74 और ये 0.34 का, तो 1.08 वैल्यू आया था ई नोट का। अब माइनस 0.059 और यहाँ 6 लिखना होगा लॉग। अब क्रोमियम का वैल्यू था 0.01 यानी 10 -2 दी पावर 2 हो गया, और ये तो 1 मेटल है सॉलिड मेटल, तो उसका यूनिट लेते हैं। ये भी यहाँ पर 1 का पावर हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू कॉपर का 0.001 था यानी 10 -3 था। अब आप पावर आप 3 कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना रह गया। 1.08 माइनस 0.059 बाय 6 एंड लॉग ये 10⁻⁻4 हो गया और ये 10⁻⁹ हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 4 और 4 हट जाएगा, 10⁵ आ जाएगा। तो 1.08 माइनस 0.059 बाय 6 और लॉग आप 5। तो 5 ये बाहर किसी भी लॉग में आपको a⁻x है तो x बाहर करके लिख सकते हैं हम लोग। लॉगरिथम फार्मूला कुछ कुछ यूज होता रहता है। log a इंटू बी, इसको लिखते हैं log a प्लस log b, या log a बाय b वो हम लोग लिखते हैं log a माइनस log b, और log 10 का वैल्यू 1 होता है या log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये सब कुछ आपको यूज होता रहेगा न्यूमेरिकल में, तो ये सब ध्यान में रखना है। तो चलो हम पावर कर देते हैं, log बाहर कर देते हैं। log 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो 1.08 माइनस 0.059 बाय 6 इंटू 5 और log 10 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0.00
9 कर दीजिए, आप आपका ये आ जाएगा 1.08 माइनस ये आपका हो गया 450 ये, तो आपको 512.1 वोल्ट आंसर हो गया ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इस तरह से आपको कभी आपको ये ईएमएफ दिया होगा, किसी का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले बोला उसका आपका लॉग टेबल, या केसी दिया होगा तब तो आपको ईएमएफ नहीं दिया होगा, आपको अपने से जानना है, उसका भी फॉर्मूला लिख दिया हूँ, तो उसमें भी एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम है ट्राई कीजिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।